मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ना तथा मुद्रा का मूल्य कम होना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। कुछ मात्रा में मुद्रास्फीति अच्छी है क्योंकि इससे उत्पादकों को लाभ होता है, जिससे निवेश बढ़ता है तथा बेरोजगारी कम होती है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध फिलिप्स वक्र के द्वारा समझाया जाता है। फिलिप्स वक्र के अनुसार यदि मुद्रास्फीति घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। ये फिलिप्स वक्र दिया हुआ है, इसमें मतलब नकारात्मक संबंध बताया गया है। एक तरफ मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी घट रही है। यह संबंध एक निश्चित सीमा तक ही सत्य है। मुद्रास्फीति की गणना प्रति माह की जाती है, परंतु इसकी तुलना पिछले वर्ष की कीमतों से की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि जनवरी 2022 में कोई वस्तु 100 रुपये की मिल रही थी, वह 2023 में 110 की हो गई, तो मुद्रास्फीति दर 10%। यदि फरवरी 2022 में कोई वस्तु 100 रुपये की मिल रही थी, 2023 में वह 115 रुपये की मिलने लगी, मुद्रास्फीति दर 15%। मुद्रास्फीति के प्रकार। लक्षित मुद्रास्फीति प्रत्येक देश के द्वारा अपने विकासात्मक लक्ष्यों के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसे लक्षित मुद्रास्फीति कहा जाता है। विकासशील देशों का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजित करना है, इसलिए वे मुद्रास्फीति का लक्ष्य अधिक रखते हैं। जैसे भारत में यह लक्ष्य 4% ±2% है या 2 से 6% है। विकसित देश मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं, इसलिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य कम रखा जाता है, 1 से 2% के बीच। लक्षित मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि के अनुकूल होती है, इसलिए इसे ग्रोथफ्लेशन कहा जाता है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होती है, यह मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए सकारात्मक है, परंतु विकासशील देशों के लिए नकारात्मक है। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से कम होती है, 3% से कम। चलती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 6% के बीच होती है, यह मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए सकारात्मक है, परंतु विकसित देशों के लिए नकारात्मक है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 6 से 10% के बीच होती है, यह मुद्रास्फीति विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए चिंताजनक है। इसे नियंत्रित करने के लिए सामान्य उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे मौद्रिक नीति। गैलोपिंग या सरपट मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक हो, इसे नियंत्रित करने के लिए असाधारण उपायों को अपनाया जाता है। हाइपर मुद्रास्फीति या अति मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 50% से अधिक हो, यह मुद्रास्फीति का सबसे खतरनाक स्वरूप है। इसमें मुद्रा का मूल्य नगण्य हो जाता है, मुद्रा व्यवस्था लगभग समाप्त हो जाती है, देश में सामाजिक व आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जैसे वेनेजुएला की मुद्रास्फीति। विस्फीति, डिसइंफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, तब मुद्रास्फीति की दर कम होने लगती है। इस अवस्था को विस्फीति कहा जाता है। इसमें मुद्रास्फीति की दर पिछले माह के मुकाबले तो कम हो जाती है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पिछले वर्ष के मुकाबले अभी भी अधिक होती है। अपस्फीति या अवस्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटने लगती है और पिछले वर्ष के मुकाबले कम होने लगती है, यह अवस्था अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे निवेश कम होने लगता है तथा बेरोजगारी बढ़ती है। इससे अर्थव्यवस्था में मंदी प्रवेश कर जाती है। मंदी। जब लगातार 2 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति की वृद्धि दर नकारात्मक हो। हाल ही में जापान और जर्मनी की मुद्रास्फीति दर, यानी वहाँ मंदी की स्थिति है। यदि मंदी कुछ समय तक बनी रहे तो अर्थव्यवस्था महामंदी या डिप्रेशन में चली जाती है, जैसे 1929 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन। स्टैगफ्लेशन। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जीडीपी में कमी देखी जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है तथा मांग में कमी, फिर भी मुद्रास्फीति अधिक होती है। इस परिस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, यानी जीडीपी कम, बेरोजगारी अधिक, मांग कम और मुद्रास्फीति अधिक होती है। इस स्थिति में यह स्थिति केंद्रीय बैंक के लिए दुविधाजनक है, क्योंकि यदि ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तब उत्पादन और अधिक कम होगा तथा जीडीपी में कमी आएगी। यदि ब्याज दरों को कम किया जाता है तब मांग और अधिक बढ़ेगी तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार से सरकारी सहयोग आवश्यक है। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। लागत जनित मुद्रास्फीति।
यह मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की लागत तथा आपूर्ति की लागत की वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। लागत में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है: कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, किराए में वृद्धि, मजदूरी दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, उद्यमी के द्वारा अपने लाभ को बढ़ाना, परिवहन की लागतों में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है तो परिवहन की लागतों में वृद्धि होने लगती है। ठीक है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सहकारी सब्सिडी में कमी, मुद्रास्फीति के कारण लागत बढ़ जाती है। युद्ध और आपदा। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यह मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। मांग में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है: जैसे तरलता अधिक होती है तो तरलता अधिक किससे होती है? नई मुद्रा का सृजन और ब्याज दरों में कमी। जनसंख्या में वृद्धि, आय के स्तर में वृद्धि, बाजार में काला धन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या सार्वजनिक खर्च में वृद्धि या राजकोषीय प्रोत्साहन, विदेशी निवेश में वृद्धि, प्रत्यक्ष करों में कमी। कोर मुद्रास्फीति, मुख्य मुद्रास्फीति से खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को घटा दिया जाता है तो इसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। कोर मुद्रास्फीति बराबर मुद्रास्फीति माइनस खाद्य प्लस ईंधन वाली मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति का वह भाग है जिस पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। मुख्य मुद्रास्फीति को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। स्क्यू या तिरछी मुद्रास्फीति, जब कुछ विशेष उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो तथा अन्य उत्पादों की कीमतें सामान्य या स्थिर रहे तब ऐसी मुद्रास्फीति को स्क्यू मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे प्रोटीन इन्फ्लेशन, सिर्फ प्रोटीन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि। धातु इन्फ्लेशन या धातु मुद्रास्फीति, सिर्फ धातु की कीमतों में वृद्धि। श्रिंक इन्फ्लेशन, जब वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे परंतु उसकी मात्रा में कमी कर दी जाए। बोटलनेक इन्फ्लेशन, यह मुद्रास्फीति आपूर्ति में कमी होने के कारण होती है। मुद्रास्फीति की गणना, मुद्रास्फीति की गणना दो दृष्टिकोण से की जा सकती है। थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से थोक मूल्य सूचकांक WPI, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसे समझते हैं। WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है जबकि CPI सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। WPI आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी की जाती है। WPI 4 प्रकार की होती है। WPI प्राथमिक वस्तुएं 117, WPI ईंधन और ऊर्जा 16 वस्तुएं, WPI विनिर्मित वस्तुएं 564, WPI मुख्य वस्तुएं 697। CPI के 3 प्रकार होते हैं: CPI ग्रामीण, CPI शहरी, CPI ग्रामीण प्लस शहरी। पूरे भारत के लिए एक ही WPI की गणना की जाती है, क्षेत्रीय WPI की गणना नहीं की जाती है। CPI देश के 7 राज्यों और UT के लिए भी जारी किया जाता है, अर्थात क्षेत्रीय CPI होता है। WPI में केवल वस्तुएं शामिल है, CPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल है। WPI में खाद्य पदार्थों का भार बहुत कम है, लगभग 20%। CPI में खाद्य पदार्थों का भार बहुत अधिक है, लगभग 45%। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, CPI का आधार वर्ष 2012 है। WPI 2014 तक मुख्य सूचकांक था, 2014 के बाद CPI मुख्य सूचकांक है। WPI हर महीने की 14 तारीख को जारी किया जाता है जबकि CPI हर महीने की 12 तारीख को जारी किया जाता है। राज्यों के लिए WPI की गणना राज्य स्वयं करते हैं। राजस्थान का आधार वर्ष है 1999 से 2000। आधार वर्ष वह वर्ष है जब सूचकांक का मूल्य 100 मान लिया जाता है। एक अन्य CPI श्रम मंत्रालय के द्वारा भी जारी की जाती है। ये श्रमिकों के दृष्टिकोण से जारी की जाती है। CPI बाई लेबर ब्यूरो या श्रम ब्यूरो शिमला। यह 2 प्रकार का होता है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण CPI का आधार वर्ष है 1986-87, शहरी CPI का आधार वर्ष है 2016-17। ग्रामीण CPI 2 प्रकार का होता है, CPI कृषि मजदूर, CPI ग्रामीण मजदूर। शहरी CPI एक प्रकार का ही होता है, CPI औद्योगिक कामगार। उत्पादन मूल्य सूचकांक, जब मुद्रास्फीति की गणना उत्पादन के दृष्टिकोण से की जाती है, इसमें वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। इसका प्रयोग यूरोपीय देशों में किया जाता है, भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आधार प्रभाव, मुद्रास्फीति का मूल्य पिछले वर्ष की कीमतों से प्रभावित होता है, जिसे आधार प्रभाव कहा जाता है। यदि पिछले वर्ष कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी तब वर्तमान वर्ष में मुद्रास्फीति कम दिखाई देगी। यदि पिछले वर्ष की कीमतों में अत्यधिक कमी हुई थी तब वर्तमान में उच्च मुद्रास्फीति दिखाई देगी। इस प्रभाव को आधार प्रभाव कहा जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव,
इससे उत्पादकों को लाभ होता है, निवेश में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जीडीपी में वृद्धि होती है। नकारात्मक प्रभाव, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, ऋण देने वालों को नुकसान होता है तथा लेने वालों को लाभ होता है। इससे बैंक में बचत करने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है, क्योंकि प्रभावी ब्याज दर बराबर ब्याज दर माइनस मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के कारण जमाकर्ता बैंक से अपनी जमाएं निकालने लगते हैं तथा अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करने लगते हैं। इससे उनका जोखिम बढ़ जाता है। बैंक की जमाएं कम होने से बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण कम हो जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश प्रभावित होता है। बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं, जिससे बैंक की लागत बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है। कालाबाजारी की प्रवृत्तियां बढ़ती है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव गरीब लोगों पर होता है, क्योंकि उनके लिए आजीविका की लागत बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता डीए नहीं दिया जाता। इसलिए मुद्रास्फीति का उन पर नकारात्मक प्रभाव होता है, यानी समय के साथ वेतन कम होता है। औपचारिक कर्मचारियों की मौद्रिक आय तो बढ़ जाती है, परंतु वास्तविक आय नहीं बढ़ती है। इससे जो लोग पहले आयकर के दायरे से बाहर थे, वे आयकर के दायरे में आना शुरू कर देते हैं, अर्थात व्यक्ति की कर देयता बढ़ जाती है। इस अवस्था को फिस्कल ड्रैग कहा जाता है। सरकारी खर्च में वृद्धि होती है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ने लगता है। इससे आयात बढ़ते हैं तथा निर्यात कम होने लगते हैं। इसके कारण चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है। नोट: राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा संयुक्त रूप से ट्विन डेफिसिट कहलाते हैं। यदि लंबे समय तक उच्च मुद्रास्फीति बनी रहे, तब अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कम होती है। विदेशी निवेश में कमी आने लगती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय: मौद्रिक उपाय। यह उपाय केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं। इसके लिए मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। इनके माध्यम से तरलता को कम किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जा सकता है। नए नोटों का सृजन नहीं किया जा सकता। राजकोषीय उपाय: यह उपाय सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं। इसके तहत जिस वस्तु की बाजार में कमी है, तो उसके लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। 1. आपूर्ति को बढ़ाना। विदेशों से आयात बढ़ाए जाते हैं, जैसे रूस से कच्चे तेल का आयात। निर्यातों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे गेहूं और चीनी के निर्यात को नियंत्रित किया गया। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को भी आमंत्रित किया जाता है। सरकार कालाबाजारी के विरुद्ध कार्यवाही करती है। इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का प्रयोग किया जाता है। भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाता है। परिवहन के साधनों को विकसित किया जाता है। बी. मांग में कमी या मांग का नियंत्रण। सरकारी खर्च को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है। काले धन के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। सरकार घाटे का मौद्रीकरण नहीं करती है, अर्थात नई करेंसी के नोट नहीं छापे जाते हैं। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप: इसके तहत सरकार सीधे कीमतों को कम करने का प्रयास करती है। एक गरीब तथा वंचित के लिए सब्सिडी का प्रावधान करती है। सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष करों को कम किया जा सकता है। महंगाई राहत शिविर लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग करते हुए आवश्यक वस्तुएं गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाई जाती है। सरकारी कर्मचारियों का भत्ता डीए बढ़ा सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, अगर कर सको तो कर लेना।